मैं हूं समीर पाशा मानवी। अलबलाग चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ अलबलाग चैनल के गुफ्तगू के प्रोग्राम में प्रशांत टंडन, सीनियर सहाफ़ी, दिल्ली, हम आपका खैर मकदम करते हैं। हिंदुस्तान की प्लूरल सोसाइटी का गहरा इल्म रखने वाले सीनियर सहाफ़ी प्रशांत टंडन से हम कुछ तीखे सवाल करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन का मौका आता है तो असल सवालात को छोड़कर सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दों को उठाया जाता है? समीर साहब, पहले तो शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, दावत देने के लिए। और दूसरा कि देखिए, आपने बहुत ही बुनियादी सवाल पूछ लिया कि केवल एक इलेक्शन की बात नहीं है। मीडिया किसी भी जमहूरियत में सही। एक किडनी की तरह काम करता है, खून साफ करने का काम करता है। जी। अगर मीडिया आज़ाद नहीं है, अगर खबर नवीस जो है वो अपनी खबर को लेकर फिक्रमंद है या उसके ऊपर शिकंजा है, तो आप ये मानिए कि जमहूरियत चल ही नहीं सकती, कोलैप्स हो जाएगी अगले दिन। अब जो हम देख रहे हैं कि एक दो मीडिया में, भारत का जो मीडिया है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। एक वो मीडिया है जो बिल्कुल सरकार की गोद में बैठा हुआ है, जिसको सोशल मीडिया पे आप लोग गोदी मीडिया भी कहते हो, और दूसरा एक और मीडिया है जो थोड़ा बहुत मुश्किलात के बावजूद भी काम कर रहा है, जैसे आप काम कर रहे हो, जो मोनली जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। अखबार भी कुछ हद तक वहाँ तक नहीं गए जैसे कि नोएडा के चैनल चले गए। अब जो बात है हिंदू मुसलमान की, जो बात आपने कही कि दिन भर रात भर ये मीडिया क्या क्यों करता है ये ऐसा, देखिए इसके कई सारे कारण हैं और वो कारण बहुत बुनियादी कारण है। मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट देता हूँ सोचने के लिए जी। कि अमेरिका में ट्रंप आया और ट्रंप भी वैसे ही था जैसे आजकल की हमारी भारत की रजीम है, वो भी उतना ही इस्लामोफोबिक था। लेकिन वहाँ का मीडिया इस्लामोफोबिक क्यों नहीं हो गया? वहाँ का न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CBS, CNN इस्लामोफोबिक क्यों नहीं हो गए? भारत में क्यों हो गया ये? कुछ प्रोटेक्शन अमेरिका के कानून में है। हमारे देश की बदकिस्मती ये रही कि हमने मीडिया को लेके बहुत सीरियस किस्म के कानून बनाए ही नहीं। मैं एक और मिसाल देता हूँ, अभी हाल ही की बात है कि एक व्यापारी, और नाम लेते हैं अडानी साहब, जो मोदी साहब के बड़े करीबी हैं, वो कहाँ से कहाँ चले गए 2014 से 2022 तक के बीच में। सही। उन्होंने NDTV जैसे चैनल को खरीद लिया, जो बहुत क्रेडिबल चैनल माना जाता था, खरीद लिया। और ऐसे खरीद लिया जैसे कि रुचि सोया खरीद लिया और रामदेव ने, बिल्कुल वैसे ही। अमेरिका में नहीं हो सकता ये। अमेरिका में अगर न्यूयॉर्क टाइम्स का मालिक चाहे कि वो न्यूयॉर्क के इलाके में एक पॉपुलर टीवी चैनल को भी खरीद ले, तो वहाँ की इजाज़त, वहाँ का सिस्टम इजाज़त नहीं देता, कानून है। प्रशांत टंडन साहब, अगर हम इस हिंदुस्तान में भी वैसा ही कानून लागू करना चाहें और उसके बावजूद ये लोग ऐसे ही काम करते रहें, तो फिर जो है क्या होगा? देखिए, कानून कौन लागू करेगा? पार्लियामेंट में कानून पास होगा, विधानसभाओं में पास होगा कानून। कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कर सब रहे हैं। दिक्कत ये है, जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, अभी गुजरात के इलेक्शंस हुए। गुजरात के इलेक्शन के ठीक पहले फ्रंट पेज पे बड़े बड़े विज्ञापन जारी किए गए आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा। यानी गन्ने की खरीद की कीमत में 20 रुपये पंजाब में बढ़ा। फ्रंट पेज विज्ञापन गुजरात के सारे अखबारों में छप रहा है। नेशनल लेवल पे अखबार के फ्रंट पेज की जो कीमत होती है वो 6,000 से 8,000 रुपये स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। यानी एक पूरे सफ़े का फ्रंट पेज का जो कीमत होती है वो 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में होती है। तो उनको विज्ञापन दिए गए और उसका असर क्या हुआ? कंटेंट में असर होगा। ये काम आम आदमी पार्टी ने किया, ये काम मोदी सरकार करती है। और आज का हिंदुस्तान टाइम्स आप उठा लीजिए, फ्रंट पेज का विज्ञापन दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स में छत्तीसगढ़ सरकार का छपा हुआ है। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। तो कौन करेगा? सवाल ये है कि कौन करेगा? सही। तो जनता करेगी, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को नागरिक की तरह, सिटीजन की तरह मानना ही छोड़ दिया है।
और पूरी बात मैं कर लेता हूँ। जी। हाँ, हम लोगों ने नागरिक के तौर पे अपने आप को मानना छोड़ दिया। हम जब नेता हमारे यहाँ वोट मांगने आता है, हमारे इलाके में, मोहल्ले में, घरों पे, हम उससे सवाल नहीं पूछते, हमारे पास उसकी लिस्ट नहीं है। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो तय करके जाते हैं ना, ये हमको मंगाना है। मेन्यू। कपड़े की दुकान में जाते हैं, हमको मालूम होता है कि हमको ये कपड़ा चाहिए। सही। तो नेता जब हमारे पास आ रहा है, हमारी उससे कोई फरमाइश नहीं होती है। हम उसको ये नहीं कह रहे कि ये कानून बनाओ, हम ये नहीं कह रहे ये कानून बनाओ। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, मीडिया से भी बड़ी समस्या, पुलिस का अत्याचार पूरा देश झेल रहा है। अभी तृणमूल कांग्रेस के जो मेंबर है और पत्रकार भी रहे, साकेत गोखले, उनको एक ट्वीट पे गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के एमएलए जब बन गए हैं जिग्नेश मेवानी को असम की पुलिस जाती है, अहमदाबाद से उठा के ले आती है। रोज दर्जनों मुस्लिम लड़के, यंग लड़के जिनका करियर है, उनको उठा के बंद कर देते हैं। वो 4 साल 5 साल मुकदमे चलते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, जेवर बिक जाते हैं घर के, उसका लाइफ का करियर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद होता क्या है, अदालत में से बरी हो गए, पुलिस वाले कुछ नहीं होता। तो हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात नहीं करते नेता से। जब नेता आए तो पूछें उससे, भाई कि आप पुलिस के लिए क्या कर रहे हो? तो पुलिस है, मीडिया है, कानून है, मानवाधिकार है, ये सारी चीज़ें। तो हमको बतौर एक शहरी की तरह पहले तो अपने आप को ट्रेन करना है। हम नेता को हम क्या कहेंगे, जमहूरियत तो लोगों से बनती है ना, तो थोड़ी तो कमी हमारे अंदर भी है। प्रशांत टंडन जी, आपने कहा कि लोग जो है आगे बढ़कर जो है सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी को देखा जाए तो वो काम तो कर रही है, लेकिन उनकी जद्दोजहद जो है कारगर साबित क्यों नहीं हो पा रही? सिविल सोसाइटी क्या कर सकती है? एक ज्ञापन दे सकती है, कहीं सेमिनार कर सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है। मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना कि सिविल सोसाइटी एक माहौल बना सकती है, एक चर्चा को ला सकती है। जैसे मान लो, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, सही। आप मुझसे से मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया में क्या कानून नहीं है, प्रेस की आज़ादी का कैसे गला घोटा जाता है, सरकार जो है विज्ञापन कैसे इशू करे, तमाम सारे मसले हैं। पत्रकार को नौकरी से कैसे निकाला जाए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) है, उसमें एक भी कानून नहीं बना। हमारे सारे फ्रीडम फाइटर खबर नवीस थे, हमारे सारे फ्रीडम फाइटर सहाफ़ी थे, चाहे महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, मौलाना आज़ाद हो, भगत सिंह भी आर्टिकल लिखते थे, सुभाष चंद्र बोस का भी अखबार था, अंबेडकर का भी अखबार था। इसलिए आर्टिकल 19(1)(a) भारत के संविधान में आया और उसको इतनी जो है सेलिब्रेट किया गया। लेकिन 70 साल बाद भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि आर्टिकल 19(1)(a) को के मुतालिक, यानी पत्रकारों की या किसी भी नागरिक की फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए एक भी कानून नहीं है, एक भी। कुछ थोड़े बहुत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं केवल, कि रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास है, बलवंत सिंह, ये कुछ जजमेंट हैं जिनसे हम प्रोटेक्शन लेते हैं। एक भी कानून नहीं। उसके बाद आर्टिकल 19(2) है जिसमें एक्सेप्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दर्जनों कानून हैं, यानी प्रेस की आज़ादी कहाँ कहाँ रोकी जा सकती है, बोलने की आज़ादी, विचारों की आज़ादी, उसके लिए दर्जन भर कानून है। और प्रेस की आज़ादी को इंश्योर करने के लिए एक भी कानून नहीं है। आप देखिए कि एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। प्रेस एक्ट था हमारा, ये 95 का। अब उस प्रेस एक्ट में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट जिसको कहते थे, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया, नहीं है वो। अच्छा, वो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट तो सरकार ने अब ख़त्म किया, पत्रकारों ने और मीडिया हाउसेस ने उसको बहुत पहले ख़त्म कर दिया था। सारे मीडिया हाउसेस के पत्रकार इस वक्त, कोई एक आध एजेंसी को छोड़ दें आप, सारे पत्रकार इस वक्त कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। उनका बॉस चाहेगा, वो कह देगा रात में कि कल से मत आना, तो वो कल से नहीं आएंगे। वो किसी कोर्ट में किसी अथॉरिटी के पास जाकर वो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि
डेमोक्रेसी के पिलरों में से मीडिया भी एक पिलर है, हाँ। आज़ाद है। अब मैं आपको अपना ही बता देता हूँ। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की 80 के दशक में, उस वक्त मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा था कि यू आर हेयर बाय अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955। ये एक लाइन मुझे ताकत देती थी। क्या ताकत देती थी? कि मेरा जो बॉस है, मेरा जो ब्यूरो चीफ है, मेरा जो संपादक है, मुझे एक बीट से हटाकर दूसरी बीट तो बदल देगा, सही। मुझे मेरा ट्रांसफ़र तो कर देगा, मुझे रिपोर्टिंग से हटा के डेस्क पे ला सकता है, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकता, मेरा घर चलेगा। ये ताकत आज के पत्रकारों के पास नहीं है। ये ताकत होगी तो पत्रकार ऐसा नहीं कि जो जिसको हम गोदी मीडिया के, उनमें सब खराब लोग हैं ना। वो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको भी तो घर चलाना है, क्या करेंगे वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे रवीश कुमार जैसे लोग, कि वो अपना एक यूट्यूब चैनल जो है लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल को उठाना चाहते हैं। हजारों रवीश कुमार पैदा होने चाहिए। आप भी करें, कैमरे के पीछे जो लोग खड़े वो भी करें, क्योंकि अब इंस्टीट्यूशनल जो मीडिया है उसका बहुत भविष्य नहीं है। देखिए उसका और टेक्नोलॉजी इज़ द बिग लेवलर। टेक्नोलॉजी ने जो है जो क्रांति की है उसका फ़ायदा उठाएं। पहले क्या होता था कि अखबार चलाना है आपको, तो छोटा लोकल स्तर का भी अखबार चलाना है। मैं ऑफसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कमरे में प्रिंटिंग प्रेस भी लगाना, उसमें भी कुछ लाख रुपए चाहिए होते थे। ऑफसेट लगाएंगे सैकड़ों करोड़ रुपए चाहिए। ब्रॉडकास्ट चैनल चलाएंगे तो आपको हजारों करोड़ रुपए चाहिए। अब तो आपको कुछ नहीं चाहिए, मोबाइल का कैमरा है, यूट्यूब का चैनल है, आपकी कंटेंट आपको आना चाहिए, आपकी सलाहियत होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तो उसका फ़ायदा उठाएं ना हम। देखिए प्रशांत टंडन जी, एक तो हिंदुस्तान के हवाले से ये ख्वाब भी देखा जाता है कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो इस खूबसूरत माहौल को फिर से खुशगवार बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सी मिसालें, अभी आप रवीश कुमार की बात कर रहे थे, बहुत सारे अच्छे लोग जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं वो लोग आए और उन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना काम किया। देखिए अभी किसान आंदोलन था जी, किसान आंदोलन, किसानों ने साल भर तक दिल्ली में जाड़ा गर्मी बरसात बैठकर अपनी मांगें मनवा ली। सारा मीडिया उनको बदनाम कर रहा था। जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को बदनाम करता है, वही मीडिया किसानों को भी बदनाम कर रहा था, उनको भी आतंकवादी बता रहा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस मीडिया का बायकॉट किया। नंबर 1, उन्होंने अपना मीडिया निकाला। नवकीरत नाम एक यंग लड़की आपके जैसी, और उसने ट्रॉली टाइम्स करके अखबार निकाला। तो ये भी अच्छी कहानियां हैं जो मिसाल हैं। आप रवीश कुमार तो बड़ा नाम है, मैं तो एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि जो उसने आंदोलन के बीच में अखबार निकाल दिया, और बहुत पॉपुलर अखबार था, लोग पढ़ते थे उसको। मैं कई बार गया हूँ वहाँ सिंघू बॉर्डर पे, उसको लोग पढ़ते थे, और वो अखबार आंदोलन की ऊर्जा थी। तो इसलिए मैंने कहा कि जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखिए कि सारे लोग खबरनवीस थे, सारे सहाफ़ी थे, और उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ, अंग्रेज़ सरकार की मर्ज़ी के खिलाफ अखबार निकाले, और तब आज़ादी मिली है। तो आज अगर उस आज़ादी पर जो तमाम कुर्बानियों के साथ हमको मिली है, उस आज़ादी पर अगर हमला हो रहा है तो हमको उन्हीं अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर चलना चाहिए जिसका सूरज अस्त नहीं होता था उसको हरा दिया, और कलम की ताकत से आज तो जो हैं उनका तो सूरज अस्त होता भी है ना। अब तक आप प्रशांत टंडन जी से बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। ये वो सहाफ़ी हैं जो प्लूरल सोसाइटी का इल्म बहुत अच्छे से रखते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।